हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है खेल आयोजनों का प्रबंधन। और ये वीडियो टोटली न्यू सेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025-2026 के अकॉर्डिंग। सीबीएसई ने जो सिलेबस आपका जारी करा है, जो टॉपिक इस चैप्टर के बताए हैं, वही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। तो वीडियो आप निश्चिंत होकर देख सकते हो। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। जितने भी पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर ने आपके सामने आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपका जो सिलेबस है भाई 10 चैप्टर आ रहे हैं, आप देख सकते हो, जो कि सीबीएसई का जो सिलेबस है पिछले साल भी यही था, अब भी यही है। ठीक है ना, तो 10 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है। हम फर्स्ट चैप्टर की बात हम करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, खेल आयोजनों का प्रबंधन। और ये टॉपिक्स है इस चैप्टर में। ठीक है भाई, देख लो। ठीक है भाई, आयोजन, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, निर्देशन, और आप ये करके सारा जो सिलेबस अपना देख सकते हो। इन सभी को हम खत्म कर रहे होंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में। समझ आ गया? आगे चलते हैं। देखिए, इसको देख के आप क्या समझ सकते हैं। जो ये इमेज आपके सामने है, ये बैठ के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी इनको काम करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, खेल आयोजनों का प्रबंधन। तो आपको पता होना चाहिए भाई प्रबंधन का मतलब क्या होता है। तो पहले हम यही बात करेंगे कि प्रबंधन का मतलब क्या होता है। भाई चैप्टर के नाम का मतलब ही समझ नहीं आएगा तो चैप्टर को में आगे क्या पढ़ोगे। सही बात है ना। तो देखो, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, मैनेजमेंट इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के साथ मिलकर किसी कार्य या प्रोजेक्ट आप कह सकते हो सफलतापूर्वक पूरा करना ही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। हम क्या हो गए भाई, कुछ लोगों के साथ बैठे, ग्रुप के साथ बैठे हैं, और किसी प्रोजेक्ट को हमने चुना है, उसको हमने सफलतापूर्वक कर लिया, वही क्या है भाई, प्रबंधन है। समझ आ गया, यानी मैनेजमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं, अब इसके अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं। अगर मैं खेल प्रबंधन की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, नियोजन। ठीक है, उसके बाद आपका संगठन, इसको हम ऑर्गेनाइजिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है भाई निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। उसके बाद आपका जो आता है वो है नियुक्तिकरण। उसके बाद आता है आपका नियंत्रण। ठीक है, तो यही क्या है, बेसिकली आपके प्रबंधन के कार्य। अगर हमें किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना है ऑन द टाइम, तो हमें ये सब में काफी ध्यान लगाना पड़ेगा, काफी ध्यान से इसको करना पड़ेगा अगर हमें प्रबंधन करना है। क्योंकि प्रबंधन के कार्य यही है, पहले प्लानिंग होगी ना, मतलब जो प्रोजेक्ट तुम्हारा है उसको करना कैसे है, कब करना है, कब तक करना है, ये प्लानिंग होती है। ठीक है, फिर उसका संगठन बनाओगे, कौन कौन उसको करेगा। अब उस संगठन में कोई लोग भी तो होंगे, उसका भाई नियुक्तिकरण भी करोगे, उसको भाई चुनोगे भी कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल होगा। उसके बाद उसको डायरेक्ट करोगे, जो लोग चुने हैं आपने संगठन में, उनका नियुक्तिकरण तो आपने कर दिया, उनको चुन लिया, स्टाफ तो आपने बना लिया। उसके बाद स्टाफ को डायरेक्शन भी तो देनी होती है भाई, उसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो निर्देशन भी हो जाएगा। उसके बाद आपका नियंत्रण, आप डायरेक्शन दे रहे हो, अब आपको देखना है भाई प्रोग्रेस कहाँ तक चल रही है काम की, तो उसके लिए आपको कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है, प्रबंधन के अंदर ये कार्य आते हैं। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको यहां से आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है भाई, तो एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ नियोजन का अर्थ। ठीक है भाई, नियोजन क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूँ नियोजन की, अब आप 12th में आए हो, अब आप पूरे साल की प्लानिंग कर रहे हो। स्टार्टिंग आपने सोच लिया होगा भाई मेरे को, मेरा टारगेट है भाई 95 प्लस लाना है, पूरा 100 स्कोर करना है, तो आप प्लानिंग कर रहे हो। अब उसको पहुंचना, आपको 100 लाना है, मान लो फिजिकल में आपको 100 लाने हैं या 95 लाने हैं। अब ये कैसे अचीव करोगे, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, योजना बनाओगे, प्लानिंग बनाओगे। ठीक है, और आपने अगर 100 पूरे एंड में ले लिए, तो इसका मतलब है आपने प्रबंधन अच्छे से करा था, आपने मैनेजमेंट अच्छे से कर रखा था। समझ रहे हो ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर 100 स्कोर करना चाहते हो, 100 स्कोर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, प्लानिंग ही तो करोगे। वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो नियोजन पहला काम है, ठीक है भाई, प्रबंधन का। देखो, तो योजना एक पहले से निर्धारित की गई एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, जो हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं, भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये किसी विशिष्ट लक्ष्य को, काफी गहरी बात है यहाँ पर, किसी विशिष्ट लक्ष्य, किसी विशेष गोल को पाने के लिए ये बनाई जाती है। क्या ये प्रक्रिया पहले से ही, किसी काम को करने से पहले ही। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। और किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम सोच समझकर युक्तियां बनाते हैं, कोई काम करना है, मान लो कि आपने सोच लिया भाई मुझे 1 महीना पूरा ऐसे पढ़ना है, या आपने पहले सोचा कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं,
तो आपने क्या करा, ये सोच समझकर पहले ही युक्तियां बनाई है, अगर स्ट्रेटजी बनाई है। तो ये युक्तियां ही क्या है, आपकी योजना है, ध्यान रखना, ये युक्तियां ही क्या है, आपकी योजना है। तो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम जो समझकर के युक्तियां बनाते हैं तो इन युक्तियों को हम क्या कहते हैं भाई, योजना कहते हैं। समझ आया, आगे चलते हैं। और योजना के अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि हमें अपने कार्य की सफलता के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है, और कौन कितने समय तक करता है, चलता है। ठीक है, समझ आ रहा है भाई क्या कह रहा हूं मैं? जब हम योजना बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ये निश्चित कर लिया जाता है, ये सोच लिया जाता है कि उस काम को कब करना है, कितना टाइम लगा करना है, कैसे करना है और कितने समय तक करना है, या कौन कौन इसमें शामिल होगा। ये समझ रहे हो? तो योजना के अंतर्गत ये आ जाता है। आगे हम चलते हैं। और इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। किन सभी पहलुओं पर? इन पर। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर ये सब बता दिया है। आगे चलते हैं। अब संगठन की बात आ जाएगी। ठीक है भाई, किसकी बात आएगी भाई? संगठन की, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की। देखो, योजना बनाने के बाद अगला कदम क्या होता है? संगठन तैयार करना। देखो, यहाँ तो मैंने आपकी पढ़ाई के लिए बात करी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, खेल में आयोजन की बात कर रहे हैं। अब खेल में जो भी प्लानिंग आप करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे? योजना तो आपने बना ली, अब क्या करोगे? संगठन तैयार करोगे ना, ऑर्गेनाइजिंग, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे उस काम को करने के लिए। देखो, तो संगठन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी कार्यों को परिभाषित किया जाता है और वर्गीकृत करा जाता है। मान लो कि हमने योजना बनाई कि भाई बहुत सारे काम हमको करने हैं, ठीक है, हमने काम बांट देते हैं। भाई संगठन की प्रक्रिया क्या होती है? मान लो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि मान लो हमने सोचा है ये करेंगे इसके ऊपर। अब इसके अंदर बहुत सारे काम हैं, इसी को पूरा करने के लिए बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे। कोई वर्क ए होगा, ठीक है, कोई वर्क बी होगा, कोई वर्क सी होगा और कोई वर्क डी होगा। अब इसको करने की कोशिश भी तो की जाएगी। कौन करेगा? ये संगठन में ही देखा जाता है, ये संगठन में ही देखा जाता है। अपने काम को, कार्यों को परिभाषित करा जाता है, वर्गीकृत करा जाता है, कैटेगराइज करा जाता है कि हमारे पास कौन कौन से काम है और उसको कैसे करना है, काम को परिभाषित करा जाता है। ये आपका संगठन में ही आता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे हम चलो, 2 मिनट इसको इरेज कर लूं। देखो, आगे मैं बात करूं, और उन्हें विभिन्न समितियों, व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है तथा उसके अधिकार और जिम्मेदारी तय की जाती है। अब देखो, यहाँ पर जो हमने काम सोचे हैं, यहाँ पर कामों को कैटेगराइज कर दिया। अब उन्हें कुछ, जिससे संबंधित वो व्यक्ति होगा उसको वो काम दे देंगे, या जिसको हमें देना होगा, या समितियों को हम दे देंगे। समिति आगे पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है, ठीक है भाई, अलग अलग समितियां हैं, तो उन समितियों को या उन व्यक्तियों को सौंप दिया जाएगा जो उस काम के लिए है। ठीक है, जो इस जिम्मेदारी, जिनके लिए वो जिम्मेदारी तय करी गई है उस काम को करने की। तो ये आपको ध्यान रखना है, संगठन के अंदर आ जाता है। अब आप सोच रहे होगे, अब जो ये व्यक्ति हैं भाई कहाँ से आएंगे? इनको नियुक्त करा जाएगा। तुम्हारा अगला क्या आता है? नियुक्तिकरण आता है, बट उससे पहले, ठीक है, तो संगठन की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर कौन कौन से कार्य करे जाते हैं, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखो। देखो, तो विभिन्न कार्यों की पहचान करके उनका विभाजन करना, विभिन्न समितियों का निर्धारण करना। अब जो पढ़ोगे ना आप समिति आगे, तो उनका निर्धारण किस में होता है? संगठन की प्रक्रिया में ही होता है। ठीक है, कमिटीज पढ़ोगे आगे तो। और सभी समितियों को उनसे संबंधित कार्य देना, जो समिति जिस कार्य से संबंधित है उनको वो काम दे देना। ठीक है, उसके बाद विभिन्न समितियों के बीच सूचना का आदान प्रदान करके संबंध स्थापित करना। अलग अलग समितियों के बीच हमने क्या कर दिया? सूचना का आदान प्रदान करें, इन्फॉर्मेशन बांट रहे हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर, जो हमने सोचा है, जो हमें करना है। तो इससे क्या होता है? उनके बीच में रिलेशन स्थापित करा जाता है, स्टैब्लिश करा जाता है। तो ये कार्य होते हैं, ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद आता है आपका नियुक्तिकरण। भाई संगठन में काम तो तुमने बांट दिए, लोग कहां से लाओगे? चुनोगे भी तो पहले। समिति में कौन लोग शामिल होंगे? नियुक्तिकरण करोगे, पहले स्टाफ बनाओगे। देखो, तो नियुक्तिकरण बेसिकली वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट पद या पोस्ट या किसी कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन या प्रशिक्षण किया जाता है। हमने उस व्यक्ति का क्या करा? चयन करा, उसको नियुक्त कर लिया। अब नियुक्त करने के बाद वो तो भाई मान लो कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस काम का, तो अब हम क्या करेंगे? उसका प्रशिक्षण करेंगे। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। तो क्या करेंगे? उसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो नियुक्तिकरण में बेसिकली यही होता है, विशिष्ट पद या जो पोस्ट है। ठीक है, अब मान लो हमें क्या भाई, जो मान लो हमने सोचा है कि भाई ये मैच होने वाला है, तो उसकी प्लानिंग करने कैसे ऑर्गेनाइज कराना है। हमने काम बांट दिया, भाई ये बंदा सजाएगा,
ठीक है, ये बंदा समारोह में मतलब स्वागत करेगा अधिकारियों का। अब मान लो जो उसका क्या करेगा, सजावट करेगा स्टेज वगैरह की। अब उस व्यक्ति को नहीं पता भाई सजावट कैसे करते हैं, हमने चुन तो लिया उसको, अब हम क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे भाई, उसको प्रशिक्षण देंगे। तो बेसिकली ये सब आपका नियुक्तिकरण में आता है। ठीक है, समझ आ रहा है किस में आता है, आपका नियुक्तिकरण में आता है, आपको ध्यान समझना है ध्यान से। ठीक है, आगे मैं बात करूं, देखो अब किसी भी खेल कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और इसमें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के द्वारा योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करा जाता है। यही तो बता रहा हूं भाई, नियुक्तिकरण में क्या है, जो उस काम के लिए योग्य व्यक्ति है उसको चुना जाता है। हाँ, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। समझ आ गया। अब नियुक्तिकरण के अंतर्गत कौन कौन से वर्क यानी काम करे जाते हैं, देखो नियुक्तिकरण का मतलब बताना है हर टॉपिक में, और मैंने आपको यहाँ पर कार्य बताना है भाई नियुक्तिकरण के अंदर कौन कौन से काम करे जाते हैं। जो मैंने पीछे बताया लगभग वही है। ठीक है, तो मानवीय संसाधन संबंधित जरूरतों की आकलन करा जाता है, यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है भाई, हर काम में ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, मानवीय संसाधन की जरूरत पड़ती है ना, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो मानवीय संसाधन संबंधित जरूरतों का आकलन करा जाता है नियुक्तिकरण में, कि हमें किस काम के लिए कितने लोगों की जरूरत है, कितने मानव संसाधन की जरूरत है। ठीक है, तो मानवीय संसाधन संबंधित जरूरतों का आकलन करना, विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करना और भर्ती करना बता चुका हूं, और अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और नियुक्ति, जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग और उनकी नियुक्ति कर देना। भाई ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग में समझ आ रहा है उसको कर पा रहा है तो उसको नियुक्त कर लिया, उसको भाई भर्ती कर लिया, समझ आ रहा है, उसको क्या कर लिया हमने, भर्ती कर लिया, ये आपका हो जाएगा। अब आएगा भाई निर्देशन काम। देखो हमने प्लानिंग कर ली भाई, क्या करना है कैसे करना कौन करेगा, उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने संगठन बना लिया, काम बांट दिए, उसके बाद हमने बंदों को नियुक्त कर लिया, लोगों को नियुक्त कर लिया। अब इनको निर्देशन देंगे, ऐसे कर भाई, वैसे कर, ऐसे नहीं करना वैसे कर, ये निर्देशन होता है, डायरेक्टिंग करना। ठीक है, अब मान लो मूवी बन रही होती है, वहां पे क्या हो रहा होता है भाई, मूवी बन रही होती है तो वहां पर जो हीरो हीरोइन है, जो बाकी काम कर रहे होते हैं, उनको डायरेक्ट तो कौन करता है, डायरेक्टर करता है। जो डायरेक्टर होता है उनको क्या करता है, निर्देशन देता है, भाई ऐसे करो इस रोल को, ऐसे करो। तो वही है भाई, निर्देशन भी देना होता है, ये भी कि हमारा प्रबंधन में आता है, तो उसकी बात हम करेंगे। देखो, तो मानवीय संसाधनों को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो मानवीय संसाधन हमने भाई नियुक्त करे हैं, तो मानवीय संसाधनों को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देना इसी में आता है। जो भी दिशा निर्देशन डायरेक्शन देनी है भाई, ऐसे करना है वैसे करना है, तो इसी में करा जाता है, और उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। समझ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उनको मार्गदर्शन देना है भाई, एक रोड मैप तैयार करना है उनके लिए, ऐसे करना है पूरे काम को, उनको निरंतर मोटिवेट करना है, इंस्पायर करते रहना है, प्रेरित करते रहना है। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। और निर्देशन कहा जाता है इसको, जो मैंने बता दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब निर्देशन के अंतर्गत कौन कौन से काम करे जाते हैं इसकी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। देखो, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना। अब मान लो एक सीनियर होगा, उसके नीचे भी तो कोई काम कर रहा होगा ना भाई, तो उसका पर्यवेक्षण करना, उसका इंस्पेक्शन करना, वो सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा। अपने से वरिष्ठ पदाधिकारियों से संदेश लेना, हमसे भी कोई सीनियर होगा उससे संदेश लेना, आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुंचाना, वही बात है। अपने से वरिष्ठ पदाधिकारी संदेश लेना, दिशा निर्देश प्राप्त कर उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पहुंचाना या उनको वहां तक पहुंचाना। देखो ऐसे मान लो ए सबसे पहले, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, ये सबसे टॉप पे है, सीनियर कर्मचारी है, इससे संदेश इसने प्राप्त करा इसमें, और बी ने संदेश किसको दे दिया, अपने अधीनस्थ कर्मचारी यानी सी को पहुंचा दिया। ये यहाँ पर बात करी जा रही है, ध्यान रखना। और अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व करना। भाई अब ये जो अधीनस्थ कर्मचारी है सी बी के और ए के भी, तो ये दोनों बेसिकली क्या करेंगे, इस सी वाले को क्या करेंगे अपना, इनको बेसिकली क्या करेंगे, इसको नेतृत्व प्रदान करेंगे, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और लीडरशिप में क्या होता है भाई, उसको गाइड करना, मार्गदर्शन देना, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ए बी का नेतृत्व करेगा, बी सी का करेगा, और सी का वैसे दोनों करेंगे क्योंकि यही दोनों क्या इसके ऊपर है, ध्यान रखना। समझ आ गया। और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करते रहना, मोटिवेटेड रखना। जो लक्ष्य जो हमने प्लानिंग करी है, जो हमने नियोजन सोचा है, उसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, मोटिवेशन उसको देना है, ध्यान रखना। उसके बाद नियंत्रण आपका आ जाता है। ठीक है, तो नियंत्रण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो नियंत्रण यानी कंट्रोल भी करना है,
ये नहीं कोई जहां उसको काम बांट दे वो कैसे कर रहा है वैसे करना ही, नियंत्रण में हमें करके रखना है। ठीक है, तो नियंत्रण से तात्पर्य बेसिकली उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है। यानी कि जो हमने पहले से योजना निर्धारित करी है, काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा, प्रोग्रेस उसके अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, उसको हम ये कहते हैं नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, कि भाई जो हमने जैसे योजना बनाई थी उसके अनुसार काम हो रहा है नहीं हो रहा, भाई उसके अनुसार काम हो रहा है नहीं हो रहा, ये चेक करना। ठीक है, नियंत्रण में आता है। अब इसके अंदर कौन कौन से काम करे जाते हैं नियंत्रण के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, मानकों का निर्धारण यानी सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी एक स्टैंडर्ड सेट कर देना भाई, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, इससे नीचे कोई नहीं करेगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ठीक है, वास्तविक सफलता का मापन और प्रभावों से तुलना, हमें एक एक्चुअल क्या करना है, प्रोग्रेस चेक करनी है। क्या, एक्चुअल प्रोग्रेस चेक करनी है और प्रभाव चेक करने हैं भाई, क्या इंपैक्ट हो रहा है, वास्तविक सफलता कितनी हो रही है, कहां तक काम पहुंच रहा है। ठीक है, और प्रभावों के यानी कि क्या इंपैक्ट बढ़ रहा है उसको भी हमें देखना है। उसके बाद अपेक्षा के अनुरूप सफलता ना मिलने पर संभावित कारणों का विश्लेषण करना। हमने सोचा यार हम ऐसे ऐसे काम को करेंगे तो भाई ऐसे हो जाएगा ये तो, लेकिन हमें देखना है, मान लो कि हमने जैसा एक्सपेक्ट करा था, हमने जैसा एक्सेप्ट करा था भाई ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, जैसा हमने सोचा वैसे सफलता नहीं मिली, तो हमें भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, उससे संबंधित कारणों का क्या करना, एनालाइज करना यानी कि विश्लेषण करना। समझ आ गया। उसके बाद आवश्यकता अनुरूप सुधारात्मक उपाय और कार्यवाही करना। भाई अब भाई क्या करें, हमें सफलता उस टाइम उसके हिसाब से नहीं मिली, तो हमें क्या करना, आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता अनुरूप क्या करना है, सुधारात्मक काम करने हैं। ठीक है, और कार्यवाही करनी है। अच्छा, अब मान लो कि भाई यहाँ पर यही तो बोला कि कौन कौन से कारण जो उसका विश्लेषण करना है, अब उसके बाद क्या क्या सुधार करा जा सकता है उस काम में सफलता पाने के लिए, तो वो इसी में करा जाता है। ठीक है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें सुधारात्मक उपाय करने हैं। समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब आ गया भाई विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारियां, नेक्स्ट टॉपिक आ गया भाई। अभी तक हमने क्या करा, सिर्फ पहला टॉपिक करा भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे विभिन्न समितियों और उनके जिम्मेदारियों की। अब देखो यहाँ पर पहले थोड़ा समझा देता हूँ। देखो जो हमारी समितियाँ होती है, क्या जो हमारी क्या होती है भाई, समितियाँ होती हैं या कमेटी आप कह लो। ठीक है, तो कमेटी हो गई। अब इसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, खेल से पहले। ठीक है, खेल से पहले इन समितियों कुछ काम होते हैं, खेल से पहले, खेल के दौरान, और खेल के बाद। ठीक है भाई, और खेल के बाद लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो ये समितियों का काम कैसे होते हैं, खेल से पहले भी इनकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, जब खेल चल रहा है उस वहां पर भी इनकी कुछ जिम्मेदारियां होती है दौरान, और उसके बाद भी क्या होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसी को हमें पढ़ना है कि अलग अलग समितियों की जो है खेल से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद क्या काम होते हैं, तो ध्यान रख लेना है। ठीक है, देखो भाई, तो यदि किसी भी कार्यक्रम का सफल आयोजन हमें करना है तो उसके लिए एक संगठित टीम की जरूरत होती है। संगठित टीम क्या है, ये समिति है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी प्रकार खेल प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए के लिए भी क्या हमें विभिन्न समितियों की आवश्यकता होती है। क्या बोला भाई, किसी भी अगर हमें खेल प्रतियोगिता को सफल आयोजन करना है, कार्यक्रम को सफल बनाना है, तो उसके लिए भी अलग अलग कमेटीज, विभिन्न कमेटीज की आवश्यकता होती है, समितियों की आवश्यकता होती है। समझ आ गया। और ये समितियां भाई जो है खेल प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो समितियां हैं सफल संचालन, एकदम सक्सेसफुल हमें क्या करना है भाई, संचालन करना है उस प्रतियोगिता का या जो आयोजन हमने करा है, तो उसके लिए समितियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ आ रहा है भाई तुम्हें, कहीं भी तुम्हें 1% डाउट लगे ना भाई, वीडियो को थोड़ा पीछे देखो मैंने क्या कहा है, फिर भी समझ नहीं आता है कमेंट करो। ठीक है ना भाई, हर कमेंट का यहाँ पर निदान करा जाएगा। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम का। आगे चलते हैं। अब देखो भाई, ये जो समिति बांटते कैसे हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है प्रशासनिक निर्देशक, जो कि हमें निर्देश दे रहा होता है कौन काम कैसे करेगा पूरा। ठीक है, उसके बाद ये अप्लाई करवाएगा कार्यकारी समिति होती है, उसके बाद होती है हमारी कार्यकारी समिति, ये आगे हमारा डिवाइड होता है इसमें आयोजन समिति में। समझ आ गया। अब आयोजन समिति जो होती है, जो आयोजन करवाएगी पूरा, भाई आयोजन करना है ना, वो डिसाइड कौन करेगा, आयोजन समिति करेगी। अब बाकी काम कौन कौन करेगा उस आयोजन को पूरा करने के लिए, वो अलग अलग समितियां करेंगी, है ना। और उन समितियों का काम कौन बताएगा, ये आयोजन समिति बताएगी। ठीक है, तो इन्हीं आयोजन समिति को हम क्या करते हैं, प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद
इसमें कैटेगराइज करते हैं, समझाया था मैंने पीछे ही, ठीक है। आगे चलते हैं। तो टूर्नामेंट या प्रतियोगिता के पहले विभिन्न समितियों के कार्य, देखो प्रतियोगिता बोल लो, ठीक है, टूर्नामेंट बोल लो, टूर्नामेंट का मतलब आगे बता दूंगा वैसे, ठीक है। तो टूर्नामेंट में क्या होता है, कोई एक टीम जीतती है एंड में, ठीक है भाई। तो टूर्नामेंट प्रतियोगिता के पहले विभिन्न समितियों के कार्य, तो कुछ समितियां होती हैं, आयोजन, या इसको प्रबंधन समिति भी हम क्या लेते हैं, प्रचार समिति, क्रय समिति, खेल मैदान और उपकरण समिति, भोजन तथा आवास समिति, ठीक है भाई। आगे मैं बात करूं, प्राथमिक चिकित्सा समिति, परिवहन समिति, अधिकारियों के लिए समिति, और सजावट और समारोह समिति, समिति ही समिति, ठीक है ना। सोच रहे भाई कितनी समिति है, एक बार बताऊंगा सब तुम्हें याद हो जाएगा। और एक फन फैक्ट पता क्या है, दौरान या उसके बाद समितियां सेम ही है, बस इनके काम थोड़े बहुत बदल जाएंगे भाई, ठीक है। आप बस यही याद करना है, हर जगह दौरान भी यही है और बाद में, ठीक है, गेम टूर्नामेंट के बाद यानी पोस्ट टूर्नामेंट में भी यही समितियां ही होती हैं, ध्यान रख लेना, बस इनके थोड़े बहुत काम चेंज हो जाएंगे। तो पहले काम क्या है हमारा, आयोजन समिति का या प्रबंधन समिति का। तो ये समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन और संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने पहले बता दिया था। जो ये समिति है ना हमारी आयोजन समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति, क्या, क्योंकि खेल प्रतियोगिता के आयोजन से लेकर संचालन से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी करनी है भाई, संचालन कैसे होगा, मुख्य रूप से जिम्मेदारी इसी के लिए होती है। और ये समिति लगभग 1 महीने पहले ही, क्या 1 महीने पहले ही, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है। 1 महीने पहले ही क्या करती है, विभिन्न समितियों का गठन करती है, जो आगे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। और उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करते कि भाई उस समिति की क्या जिम्मेदारी है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो प्रचार समिति, ठीक है भाई, पहली क्या है आपकी, प्रचार समिति। प्रचार मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना। भाई आयोजन हो रहा है, ऑडियंस ही नहीं आएगी तो मजा ही क्या आएगा, ठीक है। तो वही बात है, जैसे तुम आईपीएल देखते हो ना, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही क्या होता है, उसका इतना प्रचार हो जाता है, तो ध्यान रखना। तो वही बात है प्रचार समिति। तो किसी प्रतियोगिता से 3 से 4 हफ्ते पहले इस समिति का कार्य होता है, ठीक है भाई। कोई भी प्रतियोगिता है, कोई टूर्नामेंट है, उससे 3 से 4 हफ्ते पहले इसी का काम होता है। 3 से 4 हफ्ते भाई 1 महीना हो गया, ठीक है, 1 मंथ हो गया, ध्यान रखना। और प्रतियोगिता की तिथि, स्थान और प्रतियोगिता के कार्यक्रम के विषय में सूचना प्रसारित करना, ठीक है भाई। 3 से 4 हफ्ते पहले ही समिति का काम होता है। ये प्रतियोगिता की तिथि, उसका स्थान और प्रतियोगिता कार्यक्रम के बारे में, उसके विषय में सूचना प्रसारित कर रही होती है, सूचना को फैला रही होती है, ठीक है। आगे देखो क्रय समिति। देखो क्रय का मतलब क्या होता है, क्रय का मतलब होता है खरीदना, क्या, क्रय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, क्रय का मतलब खरीदना होता है। तो प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली वस्तुओं और उपकरणों को प्रतियोगिता से पहले खरीद लेना चाहिए, ठीक है, और उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए। ये किसका काम है, क्रय समिति है। मैं सीधी सी बात कहूँ, जो वस्तु यूज होने वाली है ना भाई, देखो उपकरण के लिए एक अलग समिति है, क्रय समिति मतलब खरीदना। तो प्रतियोगिता से प्रयोग होने वाली जो वस्तु है, बेसिकली उपकरण भी हैं, तो उनको प्रतियोगिता से पहले ही खरीद लेना चाहिए और उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए कि भाई वो सही है या नहीं। समझ आ रहा है। खेल मैदान और उपकरण समिति, तो ये समिति खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है बेसिकली, ठीक है। और प्रतियोगिता से लगभग 2 मिनट पहले मैदान तैयार हो जाना, सॉरी 2 मिनट नहीं 2 दिन, ठीक है, 2 दिन पहले ही क्या है, मैदान जो है तैयार हो जाना चाहिए। जो मैदान जहां पर होने वाला है टूर्नामेंट प्रतियोगिता, तो वहां पर वो तैयार हो जाना चाहिए 2 दिन पहले ही। समझ आ रहा है। अब खेल मैदान और उपकरण समिति, ठीक है, आप सोच रहे हो ना क्या भाई यहाँ पर तो मैदान आ गया, तो ये इसका काम भी देखो, आयोजन कर लिया, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, उपकरण की जरूरत पड़ेगी, उसने ला के खरीद लिया, क्रय समिति ने खरीद दिया ना। उसके बाद उपकरण समिति का भी काम ये होता है मैदान को तैयार भी करना और उपकरण को एक बार देख भी लेना कि भाई प्रॉपर है नहीं है, ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट की जरूरत है नहीं है, जो वस्तु हमें चाहिए उसकी जरूरत वो मतलब प्रॉपर है या नहीं है, तो इसका काम ही होता है ये। समझ आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद है भाई सजावट और समारोह समिति। अगर मैं इसकी बात करूं, नाम से पता चल रहा है सजावट और समारोह समिति, भाई सजावट करनी है ये समिति करेगी। तो प्रतियोगिता से पहले ये समिति निश्चित करती है या सुनिश्चित करती है कि उसे कहाँ पर कितनी सजावट करनी है। ये नहीं कहीं पर ज्यादा ही फूल वगैरह लगा दिए, सजावट कर दी, ये देखती किस जगह पर कितनी सजावट करनी है, ठीक है, ये समझ आ गया। और आगे मैं बात करूं, जैसे मैदान, स्टेडियम, मंच पर सजावट की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई, मैदान में, स्टेडियम में और मंच पर जहाँ स्टेज होता है वहां पर आवश्यकता होती है, तो वहां चेक करते हैं कहाँ पर कितनी जरूरत है
सजावट करने की। समझ आ गया? उसके बाद भोजन और आवास समिति, खेल से पहले, ठीक है भाई, क्या टूर्नामेंट खेल से पहले भोजन और आवास समिति क्या करती है? ये करती है कि भाई ये समिति जो है प्रतियोगिता से पहले सुनिश्चित करती है कि टीमों को कहाँ ठहरना है, टीमों को कहाँ ठहरना है, और खाने की व्यवस्था कहाँ करनी है, और कितने लोगों की करनी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये समिति बेसिकली प्रतियोगिता से पहले सुनिश्चित करती है, देखती है भाई कि टीमों को कहाँ ठहरना है और उनके खाने की व्यवस्था कहाँ करनी है और कैसे करनी है। समझ आ गया? और कितने लोगों की करनी है भाई, कितने लोग खाना खाएंगे, कहाँ ठहरेंगे। तो भोजन और आवास समिति का काम यही होता है, ध्यान रख लेना। आगे चले। और लड़के और लड़कियों के रहने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग करनी होती है, ये समिति का काम होता है भाई, ध्यान रख लेना। और सुरक्षा का भी ध्यान भाई रखना इसी समिति का काम होता है भाई, इन सबकी सुरक्षा, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? यही समिति करेगी, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा समिति, प्राथमिक चिकित्सा का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एड। क्या? फर्स्ट एड, ध्यान रखना भाई, ठीक है। फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड कमेटी, तुम्हें कभी स्कूल वगैरह में चोट लगी होगी, टीचर लाता है ना एक बॉक्स, उसी को फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक चिकित्सा समिति, इसका काम क्या है? तो प्रतियोगिता के समय चोट लगने पर जिस सामान की आवश्यकता होती है, ठीक है, समय नहीं सामान, ठीक है, जिस सामान की आवश्यकता होती है प्रतियोगिता से पहले ही उस सामान की व्यवस्था करना इस समिति का पहला काम होता है। मान लो चोट लग गई है खिलाड़ी को, ठीक है, उस टाइम थोड़ी लेना भागेंगे कुछ सामान को, पहले से ही सब कुछ फिक्स होना चाहिए भाई कि भाई किसी खिलाड़ी को चोट लग सकती है तो ये सामान यहाँ पर होना चाहिए। तो उसका टेंशन कौन लेगा, उसको कौन देखेगा? यही समिति देखेगी भाई खेल से पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। परिवहन समिति, प्रतियोगिता के दौरान किस प्रकार की परिवहन की और कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, ये समिति देखेगी भाई, ठीक है। मतलब कि भाई प्रतियोगिता के दौरान बंदों को लाया भी तो जाएगा, खिलाड़ियों को, अधिकारियों को लाया जाएगा, तो उससे पहले ही परिवहन की व्यवस्था सारी कर लेना, ठीक है। कितनी मात्रा में गाड़ियां या बस की जरूरत होगी वो सब देख लेना। और ये समिति इसकी रूपरेखा बनाती है, ठीक है, कैसे काम को करना है, ठीक है। रूपरेखा मतलब ड्राफ्ट, रूपरेखा मतलब भाई ड्राफ्ट कह सकते हो आप, कि भाई कैसे करेंगे, ठीक है, किस किस प्रकार से करना है इस चीज को, ये देख लेती है, ठीक है। समझ आ गया होगा? उसके बाद भाई अधिकारियों के लिए समिति, क्या? अधिकारियों के लिए समिति, तो प्रतियोगिता के पहले या प्रतियोगिता से पहले अंपायर्स, रेफरीज, रिकॉर्डर्स, ठीक है, लैप स्कोरर्स आदि का चयन करती है और उनकी सहमति सुनिश्चित करती है, ठीक है भाई। अधिकारियों के लिए समिति, अधिकारी जो बैठेंगे, रेफरी होगा, अंपायर होगा, सब कुछ होगा जो जरूरत होगी, तो उनकी यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाती है और उनकी भाई सहमति भी सुनिश्चित कर ली जाती है कि आप यहाँ पर रेडी हो या नहीं हो, ठीक है भाई, ध्यान रखना। आप देख सकते हो। अब ये भाई टूर्नामेंट या प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न समिति है, पहले का हमने देख लिया, अब हम बात इसे कर रहे हैं दौरान, भाई खेल चल रहा है उसके दौरान इन समितियों का काम क्या है? क्या पहले इन्होंने काम कर लिया, अब जब खेल चालू हो गया उसके बाद इनका कुछ काम नहीं है इनके उसके बाद भी क्या इनका काम है? आयोजन और प्रबंधन समिति, आयोजन और प्रबंधन समिति बात है, क्रय समिति, परिवहन समिति, खेल मैदान उपकरण समिति, फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ पीछे वाली समिति है, ठीक है। भोजन और आवास समिति और प्राथमिक चिकित्सा समिति, अधिकारियों के लिए समिति और उद्घोषणा समिति नहीं आ गई, ठीक है, ये समिति नहीं आ गई, ध्यान रख लेना, तो ये आपका हो जाएगा। तो अब देखते हैं आयोजन प्रबंधन समिति क्या है, ठीक है। तो प्रतियोगिता के दौरान इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है कि सभी कार्य पर नजर रखना कि सारी समिति का जो काम है वो ढंग से हो रहे नहीं हो रहे हैं, सभी अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको दूर करना, और इस समिति का मेनली काम होता है दौरान के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है, ध्यान रखना। क्रय समिति, प्रतियोगिता के दौरान अगर किसी उपकरण या वस्तु की आवश्यकता है, मान लो पहले से व्यवस्था होती है, मान लो कोई रह भी जाता है तो उस उपकरण या वस्तु की आवश्यकता नहीं, मतलब कि आवश्यकता पड़ती है नहीं, तो जल्द से जल्द उस उपकरण को या वस्तु को उपलब्ध कराना क्रय समिति की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद परिवहन समिति की बात कर लूं तो प्रतियोगिता सही से और समय पर संपन्न हो जाए, प्रतियोगिता भाई सही और समय पर जितना टाइम में रखे संपन्न हो जाए, और परिवहन समिति इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदारी होती है। क्यों भाई? खिलाड़ियों को ऑन द टाइम उस स्पॉट पर कौन लेके आएगा? परिवहन समिति तो लेके आएगी, परिवहन समिति लेट कर गई उनको लाने में, तो भाई टाइम पर कहाँ हो पाएगा कुछ भी, वही बात है, ठीक है। और टीमों को आवास स्थल तक पहुंचाने, आवास से खेल मैदान तक लाने ले जाने का काम इसी समिति का होता है, ध्यान रखना। देखो
दौरान की बात करूं तो टीमों को आवास स्थल से खेल मैदान तक लाना, ये दौरान का काम होता है। हाँ, बाकी अब हम बाद की बात करेंगे कि भाई परिवहन समिति क्या खेल के बाद का काम क्या होता है। इसका काम होता है भाई खेल मैदान से वापस उनको आवास स्थल तक पहुंचाना, ठीक है। बाकी हाँ ये सही है, यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तुम आगे चलते हैं। उसके बाद भोजन और आवास समिति, तो प्रतियोगिता के दौरान सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी समिति की होती है। कई बार तुमने देखा होगा रिफ्रेशमेंट वगैरह बट रहा होता है, तो इसी कोई समिति, जो लोग वो होते हैं वो इसी समिति का पार्ट होते हैं, ठीक है भाई। प्रतियोगिता के दौरान सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी, रिफ्रेशमेंट पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी कमेटी या समिति की होती है। समझ आ गया? आगे चलें। उसके बाद अगर आवास स्थल पर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसको उपलब्ध कराना भी इसी जो है समिति की जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अधिकारियों के लिए समिति, अगर प्रतियोगिता के दौरान किसी अधिकारी को कोई तकलीफ होती है तो उसको दूर करना, दौरान, ठीक है ना, ड्यूरिंग, अन्य अधिकारियों की व्यवस्था करना और इस समिति का कार्य होता है, ठीक है भाई। कोई अधिकारी जी हैं उसको तकलीफ हो गई है तो उसको दूर कौन करेगा भाई? ये समिति करेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, दौरान अब मान लो खेल खेलते हुए किसी को चोट लग गई तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट देना उसी स्पोर्ट पर, इसी का काम होता है। तो प्रतियोगिता के दौरान अक्सर खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, सीधी नॉर्मल बात है, और ऐसे समय पर चोटग्रस्त खिलाड़ी को जल्द से जल्दी चिकित्सा देना, ठीक है, और देना मतलब क्या, फर्स्ट एड देना। अगर चोट गंभीर है तो तुरंत उसे क्या अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना, इस समिति का काम होता है, ध्यान रख लेना। उद्घोषणा समिति लास्ट समिति है, ठीक है। ये प्रतियोगिता के दौरान जैसा मंच संचालन होता है, आपको पता है प्रतियोगिता के दौरान है मंच तो होता ही है, वहां पर संचालन हो रहा होता है, तो कार्यक्रम भी उसी के अनुसार होता है, मतलब जैसा मंच पर बोला जाएगा कार्यक्रम उसी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। किसका मैच होना है, किसके साथ होना है, कौन सा इवेंट कब होना है, जो भी इसमें डिसाइड करा गया है, और उद्घोषणा समिति इसकी जानकारी देती है टाइम टू टाइम मंच पर। तो उद्घोषणा समिति करते हुए इवेंट का, ठीक है, किसका मैच किसके साथ है, कौन टीम डिस्क्वालीफाई हो गई, तो ये सब उद्घोषणा समिति करती है, ध्यान रखना। टूर्नामेंट के बाद की समिति की बात कर लूं, वित्तीय समिति, क्रय समिति, परिवहन समिति, खेल मैदान उपकरण समिति, वही सब है, ठीक है। और प्राथमिक चिकित्सा समिति, प्रचार समिति, अधिकारियों के लिए समिति, और आपका पुरस्कार वितरण समिति, ये नहीं आ गई, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, एक आधी नहीं आती है बस। प्रचार समिति की बात करूं तो प्रतियोगिता के बाद प्रचार पर होने वाले खर्च की जानकारी, भाई प्रचार तो कर दिया, खर्चा पैसा कितना लगा उसकी जानकारी, ठीक है, आयोजन समिति को देना। कौन? प्रचार समिति आयोजन समिति को क्या करेगी? मतलब कि जितना भी खर्च हुआ है प्रचार पर वो उसके बारे में बताएगी, ठीक है, और मीडिया को रिपोर्ट भेजती है। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है क्रय समिति, उपकरणों और वस्तुओं के खर्च की जानकारी जो है आयोजन समिति को देना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उपकरणों और वस्तुओं की खर्च की समिति किसको देना? आयोजन समिति। आयोजन समिति तो भाई काम बांट रही है, काम के बाद कितना खर्चा आया, कितना प्रोग्रेस, सब कुछ आयोजन समिति को हर समिति देगी, ठीक है, ध्यान रखना। क्रय समिति का हो गया। वित्तीय समिति की बात करूं, प्रतियोगिता में कुल आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना और बजट से समीक्षा करना, वित्तीय समिति, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाई कितना खर्चा हुआ उसका लेखा जोखा आयोजन समिति को देना, किसका काम है? वित्तीय समिति का। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा समिति, इसमें क्या बताओगे? इसमें बताओगे भाई प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सभी सामान और जानकारी आयोजन समिति को देना, ठीक है भाई। फर्स्ट एड से संबंधित जो भी सामान है, जानकारी है भाई, ठीक है, किस खिलाड़ी को चोट लगी, किसको नहीं लगी, उसमें भी कुछ खर्चा वगैरह आया नहीं आया, तो उसके बारे में प्राथमिक चिकित्सा समिति देगी, ठीक है। मतलब कि जो जो इनकी जानकारी थी वो उस बारे में बताएगी भाई, कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस हुई थी, कितना हुआ, क्या नहीं, क्या खर्चा है, सब कुछ आयोजन समिति हो जाएगा, ठीक है। आगे चले। उसके बाद है भाई परिवहन समिति, प्रतियोगिता के बाद सभी जानकारी उपलब्ध कराए, ठीक है, प्रतियोगिता के बाद सभी जानकारी उपलब्ध कराए। और कौन सी जानकारी भाई? अब कितने खिलाड़ी आए, कितने गए, ठीक है, किन अधिकारियों को लेके आया है, तो सब जानकारी उपलब्ध कराना। और खेल स्थान से, ये भी इसमें लिख सकते हो, खेल स्थान से, खेल स्थान से कहां पर, कहां ले जाना है? खेल स्थान से इनको ले जाना है इनके आवास स्थल पर जहां ये ठहरे थे। समझ आ रहा है भाई क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चले। आपका भोजन और आवास समिति, आवास स्थल पर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे ठीक करना, मतलब जहां खिलाड़ी ठहरे थे वहां कोई नुकसान हुआ है तो उसको ठीक करना।
और सभी जानकारी आयोजन समिति को देना। मैंने बता दिया भाई, सारी समिति क्या करेंगी, बोध समिति कौन है अपनी, आयोजन समिति को क्या करना, जानकारी देना। ठीक है भाई। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, इसमें क्या बताओगे भाई, सभी टीमों को प्रमाण पत्र देना, सारे रिकॉर्ड तैयार करना, प्रतियोगिता में आई हुई सभी टीमों से संबंधित जानकारी आयोजन समिति को देना, इसमें बता सकते हो। अधिकारियों के लिए समिति, इसमें आप क्या बताओगे, प्रतियोगिता के बाद सभी अधिकारियों को उनका मान दे और धन्यवाद पत्र देना। ठीक है, सर्टिफिकेट दिया जाता है ना भाई, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है उनको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही बात है। तो प्रतियोगिता के बाद सभी अधिकारियों को उनका क्या है बेसिकली मान दे और धन्यवाद पत्र भी दे देना एक तरह से। ठीक है, आगे हम बात करें खेल मैदान उपकरण समिति। प्रतियोगिता के बाद ये समिति जो है प्रयोग में लाए गए सभी उपकरण प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराएगी। ठीक है, जो उपकरण खरीदे थे, जो आए थे, वो सारे किसको ट्रांसफर कर देना, प्रबंधन समिति, जिसको हम आयोजन समिति भी कहते हैं। समझ आ गया। और मैदान पर अगर कोई नुकसान हुआ है, तो उसे सही कराने की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होती है। भाई समझ आ रहा है, क्लियर है तुम्हें? आगे चलते हैं। पुरस्कार वितरण समिति। अच्छा भाई, जीता भी तो होगा कोई, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आया होगा उसको कौन देगा, मतलब सारे प्राइज वगैरह कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये समिति करेगी। ठीक है, पोस्ट टूर्नामेंट यानी खेल के बाद। तो सजावट और समारोह समिति के साथ मिलकर सभी जानकारी और सामान आयोजन समिति को देना। ठीक है, और यहाँ पर वो लगा देना। ठीक है भाई, मतलब खत्म हो रहा है यहाँ पर सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस है। और पुरस्कार वितरण करना, जो जिस खिलाड़ी को पुरस्कार देना है उसको वितरण कर देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के खेल टूर्नामेंट। दो टॉपिक अभी हमारे हो चुके हैं, प्रबंधन वाला हो गया, उसके निर्देशन नियंत्रण सब हो गया, कमेटी की हमने यानी समिति की बात हमने कर ली है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विभिन्न प्रकार के खेल टूर्नामेंट। आगे चलते हैं। देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, ठीक है, इसी में हम इसको हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। नॉकआउट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का अर्थ अगर मैं आपसे बताऊं, मैंने बोला था लास्ट टाइम, अगला मतलब आगे बताऊंगा। तो टूर्नामेंट जो है मैचों की वह श्रृंखला होती है। श्रृंखला, यार इतने भारी भारी वर्ड। श्रृंखला आप समझ सकते हो, मैचों की श्रृंखला, भाई कितने मैच होने हैं। ठीक है, ठीक है, कितने मैच किस किस के साथ होने वाले हैं, मैचों की श्रृंखला होती है। ठीक है भाई, तो टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है। ठीक है, जितने भी मैचों की श्रृंखला है उसमें एक टीम क्या होगी, विजयी होगी, जीतेगी, विनर बनेगी, और बाकी सभी टीम मैच हार जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट। सीधी सी बात है, जो भी मैच टीम खेल रही हैं, ठीक है ना, लास्ट में कि टीम जीतेगी, बस उसी को हम टूर्नामेंट बोलते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करूं तो इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीमें ही प्रतियोगिता में बनी रहती है और आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में बता दिया मैंने, जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है, नॉकआउट, इसी से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें ना ये भी आता है कि नॉकआउट विधि से फिक्सचर तैयार करो। ठीक है, क्या नॉकआउट विधि से क्या तैयार करो भाई, फिक्सचर। ये जो फिक्सचर तैयार करने वाला ना, इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बाकी सब पूरा टॉपिक मैं करा रहा हूँ, एक भी स्किप नहीं कर रहा, ये भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, इस सब के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब इनको बनाते कैसे हैं, बाई कैसे देते हैं, सीडिंग कैसे देते हैं, ठीक है, इसी में मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। बस कमेंट करना आपको, ठीक है, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए जो है एक सेपरेट वीडियो जो है मैं ले आऊँगा। ठीक है, ध्यान रखना, सेपरेट वीडियो। ये आपका हो गया। लीग टूर्नामेंट में बात करूँ, लीग टूर्नामेंट की बात करी थी ना भाई, तो लीग टूर्नामेंट को हम कैटेगराइज करते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट में और डबल लीग टूर्नामेंट में। समझ आ रहा है? तो देखो भाई, लीग टूर्नामेंट की बात करूं तो लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम जो है दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। लीग टूर्नामेंट की खासियत क्या है कि प्रत्येक टीम एक टीम के साथ मैच अवश्य खेलती है, एक बार जरूर खेलती है। ठीक है, और ऐसा सिंगल लीग टूर्नामेंट में होता है। अभी डबल लीग में बात करेंगे। ठीक है, एक बार मैच जो है प्रत्येक टीम के साथ एक बार मैच होना ही होना है, कोई टीम के साथ ऐसा नहीं बचेगा कि मैच ना हो। समझ आ गया? और डबल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम दूसरी टीम से 2 बार खेलती है। ठीक है, डबल लीग टूर्नामेंट में क्या है, डबल लीग टूर्नामेंट में क्या है कि भाई प्रत्येक टीम दूसरी टीम से 2 बार जरूर खेलती है। समझ आ रहा है तुम्हें? और विजेता टीम, टीम जीत गई ना, तो विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर
घोषित होती है। मतलब जो विजेता टीम है ना, जो हार जीत कैसे हुई है, कोई टीम जीती है कोई नहीं हार गई है, तो जो हार जीत हुई है उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर बना है, अंक बना है, उसके हिसाब से जो है विजेता टीम घोषित होती है। क्योंकि मैच तो सब टीमों से ही हो रहे हैं ना। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना तुम्हें चाह रहा हूँ? ध्यान। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो इस पे भी डबल स्टार आप लगा सकते हो। ठीक है, डबल स्टार आप लगा लो भाई इस पे। ठीक है भाई, तो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, इंट्राम्यूरल की। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंट्राम्यूरल क्या होता है, देखो ऐसे खेल जो चार दीवारी के भीतर ही खेले जाते हैं। अब चार दीवारी के भीतर इन द सेंस भाई, चार दीवारी का मतलब है जो मान लो एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है। तो एक स्कूल के अंदर मान लो स्कूल है भाई, मान लो, ठीक है, बस मान लो चार दीवार है, तो इसी स्कूल के अंदर ही वो गेम होंगे, और इसी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कोई दूसरा बाहर के स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का व्यक्ति या विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ आया? तो यहाँ पर इसका मतलब ये है चार दीवारी। ठीक है, मान लो, ठीक है भाई, मैंने स्कूल ही बनाया था वो। और इंट्राम्यूरल्स में वह गतिविधियां आती है जो विद्यालय की चार दीवारी के अंदर ही आयोजित की जाती है, मैंने बता दिया है। ठीक है, और इसमें विद्यालय या संस्था के खिलाड़ियों के बीच टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जो उस विद्यालय या उस संस्था के ही विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, वो इसमें क्या है भाई शामिल होते हैं इस टूर्नामेंट में। ठीक है, ध्यान रखना, बता दिया है मैंने। और अब इसका उद्देश्य क्या है, इंट्राम्यूरल्स के उद्देश्य क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, तो विद्यार्थियों को खेल कूद के अवसर प्रदान करना, इनको अपॉर्चुनिटी देना खेल कूद के लिए, तो इसलिए कराया जाता है। इसका उद्देश्य इसलिए है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, मतलब कि ऑलराउंड डेवलपमेंट उनका करना। ठीक है, खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास करना, जो खिलाड़ी हैं वो खेल के लिए प्रेरित हो, ठीक है, उनके अंदर खेल के प्रति जुनून आए, खेल की भावना का विकास करना इंट्राम्यूरल का उद्देश्य होता है। बच्चों में नेतृत्व और सहयोग की भावना का विकास करना। नेतृत्व का विकास कैसे होगा, अब भाई जब भी हम कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो उसके अंदर टीम बनती है, टीम का एक लीडर होता है, तो उस लीडर के अंदर क्या हो रहा है, नेतृत्व का विकास हो रहा है। तो ऐसे जब खेल आयोजित किए जाएंगे, इंट्राम्यूरल्स जो है आयोजित किया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, नेतृत्व का विकास होगा। तो इसलिए तो भाई कराए जा रहे हैं ये, तो बच्चों में नेतृत्व और सहयोग की भावना का विकास करना। समझ आ गया? और विद्यार्थियों को विभिन्न खेल कौशल को सीखने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, वो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो संस्था या उस विद्यालय के हैं, तो विद्यार्थियों को विभिन्न खेल और कौशल को सीखने के लिए प्रेरित करना, अवसर देना, और प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना। भाई क्योंकि गेम्स जब खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी छट जाते हैं भाई जो आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वही बात है, तो प्रतिभावान जो टैलेंटेड हैं उन खिलाड़ियों का पहचान करना, और बच्चों का शारीरिक विकास करना और सेहत पर ध्यान देना। ठीक है भाई, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी जो सेहत है वो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाती है। ध्यान रखा, तो बच्चों के शारीरिक विकास और सेहत पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्राम्यूरल का उद्देश्य हो जाएगा। अभी तो और कुछ भी है, अभी इसके हम बात करेंगे महत्व की। क्वेश्चन आ जाए भाई इंट्राम्यूरल्स क्या होता है, उसके उद्देश्य बताओ, या आपसे ये पूछ ले कि इंट्राम्यूरल का महत्व, इंट्राम्यूरल का महत्व बता दो भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग है। तो इंट्राम्यूरल का महत्व क्या हो जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, तो इंट्राम्यूरल्स जो है गतिविधियों से, इंट्राम्यूरल जो गतिविधि होती है जो कि चार दीवारी के अंदर ही खेली जाती है, तो इससे छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन हो जाता है, वह हेल्दी भी हो जाता है, उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। ये इसकी महत्व है। इनमें भाग लेने से छात्रों की ऊर्जा का सही जगह पर इस्तेमाल हो जाता है। इंपॉर्टेंस बतानी है ना, महत्व बताना है। तो जब इंट्राम्यूरल में खेल रहे हैं बच्चे, जो इतनी गतिविधियां हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो सही जगह पे यूज हो जाएगी। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो स्पोर्ट्स बच्चा खेलता नहीं है, घर में पड़ रहेगा, रील स्क्रॉल कर रहा है बस। ठीक है, ये बड़ी गंदी आदत है ये। तो वही बात है, लेकिन अब मान लो स्पोर्ट्स होते हैं रेगुलरली और बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, सही जगह पर जा रही है। तो वही बात है। और इंट्राम्यूरल्स गतिविधियों से छात्रों में खेल के प्रति रुचि और ज्ञान विकसित होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इंट्राम्यूरल्स गतिविधि से क्या होता है, छात्र जो हैं, जो बच्चे जो हैं, उनमें खेल के प्रति रुचि, इंटरेस्ट बढ़ता है और ज्ञान विकसित होता है उस गेम के प्रति। ध्यान से समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, पढ़ते पढ़ते नींद तो नहीं आ रही तुम्हें, नींद आ गई तो जग जाओ। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल का महत्व ये हो जाएगा। और छात्रों में खेल भावना का विकास होता है। छात्रों में क्या हो रहा है भाई, खेल भावना का विकास होता है। तो इसमें इसका महत्व बता दिया, उद्देश्य पीछे बता दिए, महत्व ये बता दिए। समझ आ रहा होगा तुम्हें? ठीक है, और लास्ट में ध्यान रख लेना भाई, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुण क्या होते हैं भाई, दोस्ती, ठीक है, भाईचारा,
ठीक है, सम्मान करना दूसरे का सामाजिक गुण होते हैं। तो जब व्यक्ति जो है, जो बच्चा जो विद्यार्थी है, जब वो इंट्राम्यूरल जो गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या वो दोस्ती नहीं बनाएगा बाकी टीम के साथ? दोस्ती नहीं बनेगी, आदर नहीं करेगा, तो इससे क्या हो रहा है, सामाजिक गुणों का विकास होगा ना, वही बात है। तो छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है इंट्राम्यूरल से, तो ये उसका महत्व हो जाएगा, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, एक्स्ट्राम्यूरल की। ठीक है, इंट्राम्यूरल समझ आ गया होगा आपको, आगे हम बात करते हैं। देखो अब इंट्राम्यूरल में क्या था कि चार दीवारी के अंदर ही खेल रहे हैं, मतलब कि एक स्कूल का व्यक्ति जो है, एक स्कूल का विद्यार्थी, वो उसमें वही पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल में क्या है, एक खेल जो कि चार दीवारी के बाहर खेले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो कि एक स्कूल है, ये क्या है, मान लो एक स्कूल है, अब यहाँ पर कोई कंपटीशन रखा गया है। अब इसमें इस स्कूल का जो विद्यार्थी वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकता है, लेकिन दूसरे स्कूल का जो है, यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ आ गया? तो यही क्या होता है, हमारा एक्स्ट्राम्यूरल होता है। उसमें क्या था इंट्राम्यूरल में, कि केवल उस यूनिवर्सिटी या स्कूल का जो स्टूडेंट है वही पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ आ गया? आगे मैं बात करूं, एक्स्ट्राम्यूरल में वे गतिविधियां आती है जो विद्यालय की चार दीवारी के बाहर खेली जाती हैं। समझ आ गया? इसमें दो या दो से अधिक विद्यालय संस्था के खिलाड़ी के बीच टूर्नामेंट होता है। मैंने बता दिया, दो या दो से ज्यादा संस्था या विद्यालय के बीच के जो खिलाड़ी आपस में टूर्नामेंट कर रहे होते हैं। समझ आ गया? ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल का उद्देश्य क्या है, क्यों कराए जाते हैं? तो टूर्नामेंट के उच्चतम स्तर पर उच्च प्रदर्शन हासिल करने के लिए। ठीक है भाई, जो टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, उसका एकदम हाई लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उच्चतम स्तर पर अच्छा प्रदर्शन या उच्च प्रदर्शन हासिल करने के लिए। क्योंकि इंट्राम्यूरल में क्या होता है ना, वो एक सीमित हो जाता है। क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है, क्योंकि उसी स्कूल के या उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ही स्टूडेंट शामिल हो रहे होते हैं। लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होता है, दूसरे भी शामिल हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, प्रदर्शन थोड़ा हाई होगा। तो ये हासिल करने के लिए, और अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण की भावना विकसित करने के लिए। भाई अब दूसरे संस्था भी खेलने आ रही है, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं, तो बाकी संस्थाओं के साथ क्या होगा, एकीकरण होगा, अच्छे रिलेशन बनेंगे। ये इसका उद्देश्य है। खेलों में करियर चुनने के अवसर प्रदान करना, खेलों में जो है भाई करियर चुनने के अवसर प्रदान करना एक्स्ट्राम्यूरल के थ्रू, ये इसका उद्देश्य है। और खेलों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि स्पोर्ट जो है ना, बेसिकली कल्चर, इकोनॉमिकली और सामाजिक गुणों को बढ़ावा देने में, या इन तीनों एक्सपेक्ट को बढ़ावा देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये यहाँ पर बात आ जाती है कि खेलों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। समझ आ गया? तो ये इसके उद्देश्य हैं भाई, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट मैं बात करूं, अब इसके महत्व की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक्स्ट्राम्यूरल की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? देखो, खिलाड़ियों के व्यक्तित्व विकास में सहायता करना। ठीक है भाई, जो भी स्पोर्ट्स खेलता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्तित्व जो है वो विकास तो होता ही होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्राम्यूरल का महत्व यही है भाई, खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, या सहायता करता है ये एक्स्ट्राम्यूरल। ठीक है भाई, उसके बाद छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। इंट्राम्यूरल में भी देखा था, एक्स्ट्राम्यूरल में भी लिख सकते हो कि छात्रों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य, इसका महत्व हो जाएगा। और विभिन्न खेलों के नियमों और विनियमों को जानना। जब अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उससे क्या होगा, उस खेल के नियमों को जान पाएंगे, सीधी सी बात है। तो विभिन्न खेलों के नियमों और विनियमों को जानना, ये इसका महत्व हो जाएगा। और खिलाड़ियों में आक्रामकता के स्तर को नियंत्रित करना, क्योंकि खिलाड़ी क्या हो जाता है ना, आक्रामक हो जाता है, एग्रेशन दिखाने लग जाता है, गुस्सा दिखाने लग जाता है। तो इस खेलों के जरिए क्या होता है, उसका नियंत्रित हो जाता है, क्या, एग्रेशन, यानी जो आक्रामकता है, जो गुस्सापन है, वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो इसका महत्व है, ध्यान रख लेना। और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। बेसिकली गेम्स में क्या होता है भाई, कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन की भावना यानी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती है ये एक्स्ट्राम्यूरल। ठीक है, और खेलों के स्तर में सुधार होता है, और खेलों के स्तर में सुधार हो रहा है, तो ये इसका महत्व आप बता सकते हो एक्स्ट्राम्यूरल का। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, कह लो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सामुदायिक खेल कार्यक्रम। क्या सामुदायिक खेल कार्यक्रम क्या होता है? देखो पहले यहाँ पर वर्ड का मतलब समझो। सामुदायिक यानी जो पूरा समुदाय खेल रहा है, ठीक है ना। तो सामुदायिक खेल कार्यक्रम ये लास्ट टॉपिक है। तुम्हें क्या बताओगे, सामुदायिक खेल कार्यक्रम ऐसे खेल कूद, व्यायाम और फिटनेस गतिविधियां हैं। समझा क्या, खेल कूद, व्यायाम और फिटनेस, ये सब लोग, बहुत से लोग एक साथ कर रहे होते हैं। तो सामुदायिक खेल कार्यक्रम में ऐसी गतिविधियां शामिल हो जाती है हमारे, और जिनमें भाग लेने के मौकों के साथ साथ समाज आधारित गतिविधियां भी होती हैं। ठीक है भाई, इसमें समाज आधारित गतिविधियां, एक्टिविटी शामिल हो रही होती है। और आगे मैं बात करूं, सामुदायिक खेल कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग और अन्य सामाजिक वर्ग, ठीक है, या अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय के सदस्य के स्वास्थ्य गतिविधियों को विकसित करने के लिए
ये बेसिकली किया जाता है या काम करते हैं। अब देखो जो सामुदायिक विकास या सामुदायिक खेल कार्यक्रम है ना, अब इसको कोई एक स्तर तक या एक कोई बच्चे इसमें शामिल होंगे ऐसा नहीं कर दे, इसमें सब शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे को से लेकर वयस्क, बुजुर्ग से लेकर या अन्य कोई सामाजिक वर्ग है, सामाजिक रूप से कमजोर है, वो इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो सदस्य जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, क्या, उनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आप ये बता सकते हो। आगे मैं बात करूं, सामुदायिक खेल जो है नागरिकों और समाज में रहने वाले लोगों को शामिल करके विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के मनोरंजक आदि उद्देश्य के लिए आयोजन किए जाते हैं। कहने का मतलब है मनोरंजन के लिए, ठीक है, और हेल्थ के लिए भी, ठीक है। मनोरंजन भी हो जाता है और हेल्दी जो व्यक्ति हो जाता है जो उसमें शामिल है, तो वही है। तो सामुदायिक खेल जो है नागरिकों और समाज में रहने वाले लोगों को शामिल करके विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के द्वारा, ठीक है, और इस उद्देश्य के लिए आयोजन करा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। मैं आगे बात करता हूँ, अब इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। वो सामुदायिक खेल कार्यक्रम मैंने बता दिया क्या होता है। अब सामुदायिक खेल के आयोजनों का उद्देश्य क्या, भाई क्यों कराए जाते हैं, सामाजिक अभियान के लिए, ठीक है भाई, कि सामाजिक रूप से कोई अभियान चलाना, उसके लिए समाज में प्रतिभा की खोज करना हो, क्योंकि समाज में सब लोग रहते हैं बच्चे से लेकर बड़े तक, तो उसके अंदर प्रतिभा की पहचान करना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये बेसिकली कोर पर्पस है, क्या है, ये कोर पर्पस है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ रहे और इंपॉर्टेंट भी है ये, सामुदायिक खेल कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब कुछ प्रमुख सामुदायिक खेल जो आपको पता होने चाहिए, जो कि सिलेबस में भी हैं आपके। खेल दिवस, स्वास्थ्य दौड़, मनोरंजन के लिए दौड़, विशिष्ट कारणों के लिए दौड़, एकता के लिए दौड़ और जागरूकता के लिए दौड़। समझ आ गया। तो ये कुछ सामुदायिक खेल है। तो पहले हम बात करेंगे भाई किसकी, खेल दिवस की, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि ज्यादातर आवासीय, सामुदायिक और स्कूलों में वर्ष में एक बार तो आयोजित कर जाता है, या कोई ग्रुप कर रहा है मान लो समाज के अंदर या स्कूलों के अंदर, क्या ये आयोजित होता ही होता है। स्कूल में आपके क्या होता है, स्पोर्ट्स डे तो आयोजित होता ही होता है। स्पोर्ट्स डे जो हर साल स्कूल में एक बार आयोजित जरूर होता है, एनुअल डे से पहले, आपको पता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो खेल दिवस यानी कि स्पोर्ट्स डे की बात हो रही है। ये खेल के मैदान पर बच्चों और युवाओं की क्षमताओं और कौशल को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम आप कह सकते हो। जो स्पोर्ट्स डे होता है बेसिकली बच्चे और जो युवा हैं उनको टैलेंट, अपना प्रदर्शन दिखाने का ये कार्यक्रम होता है। और बल्कि खेल दिवस में समाज के सदस्यों के लिए एक दूसरे से मिलना, ठीक है, समस्याओं को समाधान करना और बधाई देने आदि के अवसर भी मिलते हैं या होते हैं। समझ आ गया। तो खेल दिवस के बारे में बता सकते हो। और खेल दिवस का महत्व क्या है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई स्पोर्ट डे का महत्व। देखो, छात्रों में नेतृत्व का विकास होता है। एक और चीज बताता हूँ, देखो अगर जहां भी आपका कुछ पूछ लेना कि भाई स्पोर्ट्स डे या किसी और स्पोर्ट्स का महत्व क्या होता है, कुछ नेतृत्व का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना, ठीक है, भाईचारा बढ़ना, ये सब कॉमन होते हैं क्योंकि खेल के थ्रू यही बढ़ रहा होता है, ठीक है, विकसित हो रहा होता है। तो आप ये लिख सकते हो। बाकी छात्रों में नेतृत्व का विकास हमने उसमें ही पढ़ा था, ठीक है, एक्स्ट्रामुरल और इंट्राम्यूरल में। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, छात्रों में नेतृत्व का विकास होता है, छात्रों को मनोरंजन प्रदान किया जाता है, ठीक है, और हेल्दी भी इसी के थ्रू बनते हैं वो, और छात्रों को स्वास्थ्य बनाता है और बच्चे एक दूसरे के लिए सहयोग, एकता, ठीक है, एकता और सम्मान सीखते हैं एक दूसरे के प्रति, क्योंकि बचपन से सीख जाते हैं ना वो, समझ रहे हो। तो आगे जाके वो डेवलप हो जाएगा वो। अब स्वास्थ्य दौड़ अगला आ गया हमारा। तो इसमें क्या बताओगे, इस तरह की दौड़ समाज के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, ठीक है, और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयोजित की जाती है। बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा। और स्वास्थ्य दौड़ शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित करी जाती है। अगर मैं बोलूँ भाई स्वास्थ्य दौड़ या हेल्थ रन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बेसिकली ये शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में लोगों को बताना, उनको जागरूक करना के लिए आयोजित करी जाती है, ठीक है। और आगे मैं बात करूं, इस दौड़ में क्या है, धावकों का उद्देश्य जीतना नहीं होता, बल्कि क्या करना होता है, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना होता है, उसमें भाग लेना होता है, ठीक है। और ये एक पेशेवर दौड़ नहीं है, मतलब कि इसको प्रोफेशन के तौर पर हम देख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि लंबी दूरी की दौड़ लगाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती। कहने का मतलब है स्वास्थ्य दौड़ है तो इसमें कोई लंबी दूरी तक हमें भागना है, ठीक है, क्योंकि एक पेशेवर दौड़ नहीं है। इसको हम क्या है, एज अ एंटरटेनमेंट, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कर रहे हैं। समझ आ गया। तो ये स्वास्थ्य दौड़ में आप ये बता सकते हो। और स्वास्थ्य दौड़ के महत्व की मैं बात कर लूं तो श्वसन प्रणाली जो है, श्वसन प्रणाली की जो कार्य क्षमता उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, श्वसन प्रणाली की कार्य क्षमता, ठीक है, श्वसन प्रणाली की कार्य क्षमता वृद्धि होती है। जब हम भाग रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं,
तो हम यह सांस जल्दी वगैरह हमें जो ऑक्सीजन है वो जल्दी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो श्वसन प्रणाली है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, और हृदय रोग की कम संभावना रहती है। आपको जो हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज हो जाती है उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है अगर स्वास्थ्य दौड़ हम करते हैं तो। समझ आ रहा है। और आगे मैं बात करूं, मोटापा कम करने में मदद करता है भाई, जिसके चर्बी है बहुत सारे, ठीक है, जो मोटा है उसको तो क्या है काफी हेल्प करती है स्वास्थ्य दौड़। अगर वो भागेगा, ठीक है, दौड़ लगाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको मोटापा तो कम होगा ना। तो इस उसका महत्व आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और आगे बात करूं, लचीलापन और सहन शक्ति वृद्धि होती है। जब भी हम रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, दौड़ लगा रहे होते हैं, तो हमारा जो लचीला, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है खुद ही। अब आप ऐसे व्यक्ति को देखो जो दौड़ लगाता ही नहीं है, रन करता ही नहीं है, बस बैठा रहता है, इसका काम ही ऐसा डेस्क पे बैठ के करने का, तो उसके अंदर लचीलापन थोड़ा कम होता है। लेकिन जिसका काम क्या होता है, थोड़ा रनिंग वाला होता है, जैसा भी डेली वो रनिंग भी करता है, तो वो जिसमें लचीलापन ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और उसकी सहन शक्ति में भी ज़्यादा वृद्धि होती है। क्योंकि जब वो भागता है ना, रन कर रहा हो, तो ऐसे में क्या है, उसको ज़्यादा जो है एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि उसको जब वो ज़्यादा देर तक दौड़ता है तो उसकी सहन शक्ति बढ़ रही होती है, यानी वो थकने के बावजूद भी दौड़ रहा होता है। तो सहन शक्ति क्या होती है, थकने के बावजूद भी काम करना। तो वो कब बढ़ती है, जब आपने शरीर को, जब आपके शरीर को पता होता है कि इतना करने पर के मुझे इतना एनर्जी की जरूरत होती है तब, ठीक है। तो वो आपके शरीर को पता होता है, वो कब पता चलेगा, जब आप डेली करते रहोगे। तो सहन शक्ति में वृद्धि होती है, समझ आ गया। और तनाव कम करता है, मनोरंजन प्रदान करता है, ठीक है, बता चुका हूँ कई बार, वही जो है आपका स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, और मनोरंजन भी प्रदान ये करता है। अब स्वास्थ्य दौड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हो चुका है ये, ठीक है। यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, यहाँ पर स्वास्थ्य दौड़ की तो बात कर ही ली है, ठीक है। और देखो, अब इस तरह की दौड़ समाज के स्वास्थ्य में सुधार लाने और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए की जाती है, ठीक है। स्वास्थ्य दौड़ की बात हो रही है यहाँ पर अभी। और स्वास्थ्य दौड़ जो है शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। समझ आ गया तुम्हें। और इस दौड़ में धावकों का उद्देश्य जीतना नहीं होता, बल्कि प्रतियोगिता में भाग लेना होता है, ठीक है। और एक पेशेवर दौड़ नहीं है, शायद ये रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब ये आ गया, ठीक है, अपना टॉपिक देखो, मनोरंजन के लिए दौड़। तो इस प्रकार की दौड़ का उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, लोगों के बीच शारीरिक योग्यता और स्वस्थ रहने का संदेश फैलाना, ठीक है भाई। लोग क्या होता है, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं होते, तो इसका उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, लोगों के बीच शारीरिक योग्यता और स्वस्थ रहने का संदेश देना होता है, ठीक है, समझ आ गया। और आगे मैं बात करूं, कभी कभी क्या होता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य यानी धन जुटाना हो गया आदि के लिए भी क्या ऐसी दौड़ आयोजित की जा सकती है। मान लो कि इमरजेंसी पड़ गई, वहां पर धन जुटाना, जैसे कि हमें करना है, बहुत सारे कैंसर से पीड़ित लोग हैं, ठीक है, अब उनके लिए कोई धन जुटाना है, तो उसमें भी ये मनोरंजन के लिए दौड़ हो जाती है। या ऐसी कोई बात, मान लो कि कोई एक सोसाइटी है, वहां पर कुछ ऑर्गेनाइज कराना है, ठीक है, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, कभी कभी हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए भी या धन जुटाने के लिए भी ऐसे दौड़ रख सकते हैं, समझ आ गया। और इस सब के लिए होती है, मैंने बता दिया है। और स्कूलों में ऐसी दौड़ बच्चों और उनके अभिभावकों को आकर्षित करती है जब ऐसी दौड़ होती है। और ये दौड़ किसी भी आयु वर्ग के लिए आयोजित की जा सकती है। ये कुछ विशेषता आपको पता होनी चाहिए। हालांकि शारीरिक शिक्षा शिक्षक को इस दौड़ में स्वस्थ रहना, सावधान रहना चाहिए, ठीक है भाई, क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए। भाई जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर, उसको पहले से ध्यान होना चाहिए, ठीक है, सो सावधान रहना चाहिए यहाँ पर कि भाई ऐसी कोई घटना यहाँ पर ना हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना है। और आयु, गतिशीलता शामिल होने वाले गतिविधियों के प्रकार का ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब है जो एज है उसका ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, उस खेल में कितनी गतिशीलता चाहिए उसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, और शामिल होने वाली गतिविधियां कौन सी है, ठीक है, उसके प्रकारों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, पहले ही ये चुन ली जाती है कौन कौन सी होने वाली है, ठीक है। और जैसे कि नींबू चम्मच की दौड़ इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। बोरी दौड़ आपने देखोगे जो स्पोर्ट्स डे वगैरह पे खेली जाती है, 3 टांगों की दौड़, माता पिता और बच्चे की दौड़, शिक्षक और बच्चे की दौड़, कितनी इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या मनोरंजन के लिए दौड़, नाम सबको समझ आ रहा है। और कला दौड़, सड़क दौड़ आदि इस दौड़ के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो शामिल करते हैं ना, पहले से ही देख लेंगे कि यहाँ पर मैंने यही तो बताया, गतिविधियों के प्रकार का ध्यान रखा जाता है पहले ही, तो पहले ही इसमें शामिल कर लेंगे भाई कौन कौन सी गतिविधियां इसमें शामिल होने वाली है। तो मनोरंजन इसलिए कह रहे भाई, देखो शिक्षक के बच्चों के साथ दौड़, पेरेंट्स के बच्चों के साथ दौड़, नींबू चम्मच, हम जब देखते हैं इसको, जब ये वाला कंपटीशन हो रहा होता है नींबू चम्मच का, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, हमें हंसी की तो नहीं आ रही होती जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और जो देख रहे होते हैं उनको ज्यादा मजे आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसका नाम क्या है, मनोरंजन के लिए दौड़।
अब उसके बाद है विशिष्ट कारण के लिए दौड़, रन फॉर स्पेसिफिक कोज। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, देखो इस प्रकार का आयोजन आमतौर पर सामाजिक मुद्दों जैसे स्वच्छता हो गया या पर्यावरण को बढ़ावा देने आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली आयोजित करी जाती है। विशिष्ट कारण यहाँ पे चुना जाता है और इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य समाज में एक निश्चित कारण के लिए, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली करा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक विशिष्ट कारण की बात करूँ, कैंसर को लेकर भाई यहाँ पर ऐसे दौड़ हो रही हो, आपने देखा होगा कई बार कि कुछ स्कूल के लोग कैंपेन चलाते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कुछ बैनर वगैरह बनाते हैं और वो फिर रोड पे दौड़ रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ बैनर पे लिखा होता है, तो यानी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में कोई सामाजिक मुद्दा, स्वच्छता या डेंगू मलेरिया के बारे में कुछ वो अवेयर कर रहे होते हैं लोगों को। तो वही क्या है, आपके विशिष्ट कारण के लिए दौड़, समझ आ गया। तो कैंसर, एड्स, लैंगिक असमानता आदि इस दौड़ के उदाहरण हैं जो कि लोग क्या अवेयरनेस फैला रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, समझ आ गया। उसके बाद है एकता के लिए दौड़। तो इस प्रकार की दौड़ का उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, समुदाय, राज्य, राष्ट्र और विभिन्न धर्मों के बीच क्या करना, अखंडता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना। ये एकता के लिए दौड़ यानी कि रन फॉर यूनिटी। इसमें क्या होता है, समुदाय, राष्ट्र, राज्य और जो विभिन्न धर्म है, ठीक है, विभिन्न रिलीजन के जो लोग हैं उनके बीच अखंडता, अखंडता क्या होती है कि मतलब कि मान लो कि अखंड यानी अलग ना होना, ठीक है, तो अखंडता वो होता है, और भाईचारे की भावना विकसित करना लोगों के बीच में, राष्ट्र के अंदर, समुदाय के बीच में। और इस तरह के आयोजन जो है लोगों के बीच जुड़ाव और एकता की भावना विकसित करने में मदद करता है। और एकता दौड़ जो है ना हर वर्ष 31 अक्टूबर, ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित की जाती है। तो एकता का दौड़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको जो है, इन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना भाई, तो हमारे देश को यूनाइट करने के लिए, क्या यूनाइटेड रखने के लिए काफ़ी इन्होंने मदद करी थी, यानी एक रखने के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है रजवाड़े थे, जहाँ पर राजा का शासन होता था। तो जब अंग्रेजों ने आज़ादी, अंग्रेज से जब आज़ाद हुए, तो अंग्रेजों ने क्या बोला, जो रजवाड़े हैं ये कभी भी क्या है, मतलब ये पाकिस्तान में जाना चाहे, ये स्वतंत्र रहना चाहिए, भारत में शामिल होना चाहिए, इनके हाथ में है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि भाई अगर ये स्वतंत्र रह जाएंगे, इन्होंने अपना अलग अस्तित्व बना लिया, ये पाकिस्तान में शामिल हो गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा देश तो अखंडित हो जाएगा, यानी कि मतलब खंडित हो जाएगा, बंटवारे हो जाएंगे उसके। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था, इन प्रिंसली स्टेट्स को, यानी कि जो आपका ये रजवाड़े हैं, इनको भारत में शामिल करने में योगदान निभाया था। तो इसलिए इनको एकता के लिए जाना चाहता है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा इन्हीं की बनी हुई है, तो इसलिए बनी हुई है, ठीक है। तो यूनाइटेड रखने में काफी उनका बड़ा योगदान है। तो इसलिए एकता दौड़ जो है हर साल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है इनके लिए, ठीक है, इन्हीं की जयंती पर, समझ आ गया। ये आपको ध्यान रख लेना है। इसलिए क्या है, जो अखंडता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, जागरूकता फैलाई जाती है एकता के प्रति, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर जो है आपका जो चैप्टर है समाप्त होता है। आपको समझ आया होगा, किसी भी टॉपिक में डाउट है प्लीज़ उसको दोबारा देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, ठीक है।